चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी कहानी। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में अब तक पढ़ लिया है सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माण किस तरीके से होता है। दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा बिग बैंग थियरी, ब्रह्मांड के बनने की जो सर्वश्रेष्ठ परिकल्पना है उसके बारे में पढ़ा बिग बैंग। बिग बैंग से ही कई सारे कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं जिसमें टूल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ ली हैं। उसके बाद नंबर आता है सुपर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी का, पढ़ लिया है। गैलेक्सी का नंबर आता है, पढ़ लिया है। मंदाकिनी हमारी अपनी आकाशगंगा कैसे काम करती है, उसमें तारों का पुंज किस तरीके से सेट है, ये पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया लाइफ ऑफ अ स्टार, एक तारे का जीवन क्या होता है। एक तारे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ ली है। और जब हम लोग कहानी तारों की पढ़ते हैं तो हम लोग भी तो एक तारामंडल में ही रहते हैं, तो हमारे अपने स्टार का नाम है सन। तो आज की चर्चा का विषय है सूर्य। सूर्य के बाद हम लोग सौर परिवार में आ जाएंगे जिसे सौर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सोलर सिस्टम के बाद एस्ट्रोनॉमी ऑलमोस्ट आपकी फिनिश हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो मून एक टॉपिक रह जाएगा, मून को भी पढ़ लेंगे। और फिर अर्थ में जैसे ही आप एंटर कर जाते हैं तो फिर ज्योग्राफी हो जाती है, जियोमॉर्फोलॉजी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी फिनिश हो जाती है। तो आज के क्लास के बाद मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेज और लगेंगी, आपकी एस्ट्रोनॉमी पूरी हो जाएगी। अब सूर्य की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो सूर्य का एक साइंटिफिक डायग्राम आपके सामने बना हुआ दिख रहा है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम को समझने के लिए अगर हम इसको बेस माने और इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डालें, लंब डालें और इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो देखिए सर्कल बन रहा है। ये 1/4 सर्कल है। फिर इसको नीचे करेंगे तो सर्कल बड़ा होगा, फिर इस तरीके से करेंगे और फिर इस तरीके से करेंगे तो ये एक पूरा गोला जो है ये सूर्य बन के आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा गोला हम ना बना सकते हैं ना बनाने का कार्य है, तो इसका 1/4 हिस्सा केवल लिया हुआ है। अब जब इसका 1/4 हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से रख के यहाँ पे नापेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन आपको दिख रही ये है सूर्य का रेडियस। ठीक है, कितना है? 6,96,000, 6,96,000 किलोमीटर की सूर्य की रेडियस यहाँ पर है। और इस रेडियस के बाद हम लोग सूर्य को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के संबंधों को आप एक बार समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्योग्राफी को थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, थोड़ा सा धार्मिक नज़रिए से पढ़ेंगे तो ये आसान हो जाएगी। आप लोग समाज में देखते होंगे लोगों के नाम रखे जाते हैं, तो न जाने कितने लोग ऐसे नाम होंगे जिनका नाम आपने देखा होगा सूर्य पर आधारित है। किसी का नाम तो सीधे सूर्य होता है, सूरज होता है, सूर्य प्रताप होता है, और प्रकाश होता है, सूर्य। और इसी प्रकार से एक नाम आपने लड़कियों का देखा होगा जो धरती से संबंधित होता है, भूमि, धरा, वसुंधरा, धरती, परिधि, ये सब भी नाम लड़कियों के होते हैं। तो आप देखिए कंपैरिजन भी वही है, स्त्री और पुरुष। तो ऐसा माना गया कि 7 लोक होते हैं, सब लोगों ने सुना होगा 7 लोक होते हैं। मुख्य तौर पर तो 3 ही लोक होते हैं, 3 लोक हमारे पौराणिक मान्यताओं में भी होते हैं। लेकिन जब हम लोग 7 लोक की बात करते हैं तो इन 7 लोकों में अर्थ की कोर से लेकर के सूर्य की कोर तक माना गया। मैं बार बार आपको बताता हूं कि पहले के ज़माने में पुराणों के अंदर जो कहानियां लिखी गईं वो कहानियां सिर्फ इसलिए लिखी गईं ताकि आम आदमी को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ में आ जाए। अगर डायरेक्ट आप किसी को विज्ञान बताएंगे तो आज भी आप देख रहे हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कैसे समझ पाएंगे। तो पहले के ज़माने में ये और मुश्किल हो जाता था। अर्थ के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को है कि 3 हिस्सों से मिलकर के बनती है। सबसे बाहरी हिस्सा जो पृथ्वी का होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, उसके अंदर जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कोर। 3 हिस्से हैं और इन्हीं 3 हिस्सों से मिलकर के ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इस ब्रह्मांड में, भले ही उनके नाम अलग अलग हो। तो जैसे पृथ्वी के अंदर क्रस्ट, मेंटल, कोर होती है, उसी तरीके से सूर्य के अंदर भी क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है। लेकिन सूर्य को क्रस्ट, मेंटल और कोर नहीं कहा जाता है। यहाँ पर जो सबसे आउटर लेयर सूर्य की होती है उसको क्रोमोस्फियर कहते हैं। इसके बाद जैसे पृथ्वी में मेंटल है उस तरीके से सूर्य के अंदर जो मेंटल है उसको फोटोस्फियर कहते हैं, और फिर सबसे अंदर कोर होती है। लेकिन अगर साइंटिफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो सबसे अंदर है कोर, कोर के ऊपर होता है रेडिएटिव जोन और सबसे ऊपर होता है कन्वेक्टिव जोन। तो ये 3 नाम होते हैं। अच्छा, 3 हिस्से सूर्य के, 3 हिस्से पृथ्वी के, तो कितने हो गए? 6। तो 6 लोग तो आपके सामने ही हो गए। अब बचा 1 लोक।
तो वो एक लोक जिसे मृत्यु लोक कहा गया, वो लोक कौन सा है? तो पृथ्वी से सूर्य के बीच का लोक, जहां पर हम लोग रहते हैं। यहां पर हम लोग रह रहे हैं, इसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर से और ऊपर जब आप जाएंगे तो पृथ्वी के बाहर का क्षेत्र आ जाएगा, तो वहां पर भी सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट करती हैं, तो ये बीच का हिस्सा हो गया। तो अगर आप कोर, मेंटल, क्रस्ट, एटमॉस्फेयर, फिर सन का क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोर की तरफ जाएंगे तो 7 लोगों की व्याख्या इस तरीके से बताई गई है। दूसरी भाषा में आपने सूर्य के 7 घोड़े भी सुने होंगे, कभी कभी आप लोगों ने चित्र भी देखा होगा कि सूर्यदेव बने हुए हैं और 7 घोड़े हैं उनके, और वो एक रथनुमा स्ट्रक्चर आपने फोटोज में देखा होगा। तो सूर्य के 7 घोड़े क्या हैं? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इतनी बात तो अब तक आपको रट गई होगी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी तारा, उसकी जो कोर है वो हीलियम से बनी हुई है और उसका जो आउटर लेयर है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये तो हाइड्रोजन और हीलियम है, फिर सूर्य के 7 घोड़े कहाँ से आ गए? तो सूर्य के 7 घोड़े इज द सिंबल ऑफ स्पेक्ट्रम। 7 रंग हैं, सूर्य के 7 रंगों को 7 घोड़ों से इंडिकेट किया गया। धार्मिक दृष्टिकोण से आप सभी को कहा जाता है कि सुबह सूर्य को जल दिया जाना चाहिए। जब आप सुबह सूर्य को जल देंगे तो जब एक धारा प्रवाह तरीके से सूर्य को जल आप दे रहे होंगे तो ये सूर्य के 7 घोड़े उस जल से टकराते हैं। जल से टकराने इन द सेंस, ये जो स्पेक्ट्रम है, विबग्योर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, तो ये टकराते हैं आपकी जलधार से, और टकराने के बाद ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं, और विभक्त होने के बाद आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सूर्य के 7 रंग 7 ग्रहों का भी प्रतीक है, और ये 7 रंग आपकी बॉडी में जब एब्जॉर्ब होते हैं तो प्रत्येक ग्रह को ठीक करते हैं। हरा रंग बुध ग्रह को ठीक करता है, लाल रंग मंगल ग्रह को ठीक करता है, सफेद रंग शुक्र ग्रह को ठीक करता है, काला रंग शनि ग्रह को ठीक करता है, ठीक करते हैं। इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग नियमित रूप से सूर्य को जल देते हैं उनके जीवन में परेशानियां जरा कम होती हैं, काफी बीमार भी कम होते हैं, परेशानियां भी उनकी जिंदगी में कम होती हैं। तो ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है जो सदियों से चला आ रहा है, तो सभी को करना चाहिए। और सूर्य ग्रहों का राजा है, तो आपकी कुंडली में जहां कहीं पर भी सूर्य की स्थिति होगी उसको मजबूती मिल जाती है। तो धार्मिक, वैज्ञानिक, पौराणिक सभी मान्यताओं को जोड़ देने के बाद अब हमारे सामने आता है सूर्य, जिसका रेडियस आपने देख लिया 6,96,000 किलोमीटर है। लेकिन रेडियस कहाँ से कहाँ तक है? कोर के मेन पॉइंट से लेकर के सन की आउटर लेयर तक है। लेकिन अगर हम लोग केवल रेडिएटिव जोन तक का देखें तो यहाँ पर 5,56,800 किलोमीटर का इसका रेडियस होता है, और अगर केवल कोर का रेडियस देखें तो 74,000 किलोमीटर, 1,74,000 किलोमीटर का रेडियस होता है। तो आप अनुमान लगाइए कि केवल सूर्य की कोर ही 1,74,000 किलोमीटर रेडियस रखती है, पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ी है। और पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह जो हैं वो यहाँ पर अवशोषित हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके बाद ये जो कोर है इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री तक होता है। 15 मिलियन डिग्री कितना हो गया? 1.5 करोड़, ठीक है। तो 1.5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर होता है। हीलियम गैस यहाँ पर भरी हुई है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कितनी डेंसिटी है? 12 गुना डेंसिटी है। हीलियम गैस में आमतौर पर जितनी डेंसिटी होती है उससे 12 गुना ज़्यादा डेंसिटी से कोर के अंदर ये हीलियम भरी हुई है। अब हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू हीलियम, ये प्रोसेस कहाँ पर चल रहा है? सूर्य की कोर के अंदर चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। सन की कोर में क्या चल रहा है? हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू हीलियम, और हीलियम यहाँ पर डेंस होती चली जा रही है। इसके बाद जब हीलियम बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगी तो फिर यहाँ से गैसेस बाहर निकलेंगी, और गैसेस बाहर निकल के पहुँचती हैं रेडिएक्टिव जोन में। यहाँ पर एक्स एंड गामा रेज एंड फोटॉन्स प्रोड्यूसेस इन द कोर पासेस थ्रू। कोर से निकलने वाली एक्स रेज, गामा रेज, फोटॉन्स, ये सब यहाँ से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते निकलते इनका टेम्परेचर भी कुछ बहुत डाउन होने लग जाता है, और उसके बाद ये फाइनली पहुँचते हैं कन्वेक्टिव जोन में। ये जो पूरा कन्वेक्टिव जोन है ये सूर्य की बाहरी सतह है जिसको टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। अंदर तो नहीं देखा जा सकता है लेकिन बाहर की लेयर को देखा जा सकता है। और जब हम बाहर की लेयर को देखते हैं तो यहाँ पर हमको सेल्स नजर आती हैं। नग्न आंखों से नहीं देख सकते आप, चश्मा लगा के एक्सरे पेपर से भी आप नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर सेल्स क्यों होती हैं? तो इस वजह से होती हैं क्योंकि आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दुनिया भर के वैज्ञानिक जिन्होंने लाइट के ऊपर रिसर्च करी तो उनके 2 मत रहे हमेशा। पहला मत ये रहा
कि सूर्य का प्रकाश पैकेट्स के रूप में चलता है और उन पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं। वो पैकेट जब कहीं पर गिरता है तो ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट करने के बाद सोलर फ्लेयर्स या सोलर रेडिएशन निकलता है। दूसरा आपने पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगे जहां कहीं पर भी गिरती हैं तो फैल जाती हैं। अब तीसरा तो कोई पॉइंट यहां पर आता नहीं है, या तो पैकेट या तो तरंग। और करीब करीब 100 सालों से दुनिया भर के जो बड़े फिजिसिस्ट हैं उनके मन में इसी बात को लेकर के रिसर्चेस चलती हैं, भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि एग्जैक्टली क्या है। तो एग्जैक्टली क्या है जानने की जब लंबे समय तक कोशिश करी गई तो 2021 में एक निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष ये निकला कि सूर्य का प्रकाश पैकेट्स के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। आप ये तय नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर रूप से पैकेट है या प्रॉपर रूप से तरंग है। और ये बात जिस साइंटिस्ट ने बताई उसी साइंटिस्ट को ठीक 1 साल बाद 2022 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। अब जैसा कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि हम अपने धर्म को, हम अपनी संस्कृति को बहुत आगे नहीं ले जा सके, ये हमारे अंदर कमी रही। लेकिन अगर इसको हम धार्मिक भाषा में कहें तो आज से करीब 1500 साल पहले ही ये बात जगत गुरु शंकराचार्य ने बता दी थी, जिसको हम लोग डुअलिस्टिक थियरी कहते हैं। फिर मोनिस्टिक थियरी यहां पर आती है, द्वैत और अद्वैत का सिद्धांत आता है। ब्रह्म क्या है, द्वैत है या अद्वैत है, इसी बात को लेकर के तो बहस चलती रहती है। तो शंकराचार्य ने ये तो कहा था कि वो द्वैत भी है, वो अद्वैत भी है। जब आपको दिख रहा है तो वो द्वैत है, जब आपको नहीं दिख रहा है तो वह अद्वैत है। इसी कॉन्सेप्ट को उठा करके हम यहाँ पर अगर रख दें तो सूर्य का प्रकाश जब आपको दिख रहा है तो तरंगों के रूप में है, जब आपको नहीं दिख रहा है तो पैकेट्स के रूप में है। लेकिन ये जहाँ से जनरेट हो रहा है वहाँ पर इस तरीके की सेल्स जरूर बनी हुई हैं जहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है 100% कि कहानी बिल्कुल सत्य है। अब ये जो सेल्स हैं ये भरी पड़ी हैं हाइड्रोजन से। आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के बड़े बड़े पैकेट्स हैं, और जब ये हाइड्रोजन के पैकेट्स एक दूसरे से टकराते हैं और फटते हैं तो इस तरीके से सोलर फ्लेयर्स जनरेट होती हैं। और ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं आप देख रहे हैं कि सूर्य की सतह के बाहर जनरेट हो रही हैं, ना कि अंदर। तो जब ये सूर्य की सतह के बाहर जनरेट होती हैं तो वहां पर पूरा का पूरा सोलर रेडिएशन बन जाता है और उसी को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। तो क्रोमोस्फीयर का मतलब होता है सन्स एटमॉस्फेयर। ये सूर्य का वायुमंडल है, ये सूर्य का प्रभा मंडल है जहां पर ये सोलर फ्लेयर्स आती हैं। और फिर ये सोलर फ्लेयर्स जब आगे बढ़ती हैं तो आगे बढ़ के हमको सोलर रेडिएशन के रूप में या सूर्य के प्रकाश के रूप में रिसीव होती हैं। ये जो बाहर की सतह आपको नजर आ रही है इसका जो टेम्परेचर है ये करीब 6000 डिग्री का होता है, कोर की अपेक्षा बहुत कम। अगर कोर के जितना टेम्परेचर यहाँ पर होने लगा तो पृथ्वी जैसे ग्रह जल के खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये टेम्परेचर बाहर आते आते काफ़ी कम हो जाता है ताकि हमको ये आगे जाके सोलर रेडिएशन रिसीव हो सके। इसके बाद एक टर्म यहाँ पर आता है कोरोना। कोरोना किसे कहते हैं? तो कोरोना को समझने के लिए ज़रा एक बार फिर से आप इस डायग्राम को देखिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल्स हैं, हाइड्रोजन से भरी हुई हैं, लेकिन जब यहाँ से एक्स और गामा रेज जनरेट हो रही हैं तो वो भी तो बाहर की तरफ निकल रही हैं। सेल्स के बीच में से जगह बना के धीरे धीरे ये बाहर आ जाती हैं और बाहर आने के बाद ये फ्लेयर्स के रूप में निकलती हैं। फ्लेयर्स में जो अग्नि है, जो प्रॉपर फ्लेयर्स हैं वो तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन जो गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर तक नहीं जा पाती हैं। क्यों नहीं जा पाती हैं? क्योंकि गैसेस कंडेंस फॉर्म में है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही ये थोड़ा आगे जाती हैं तो सूर्य की ग्रेविटी इनको वापस खींचती है। बाहर क्यों निकल जाती हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड लगातार घूम रहा है। तो केंद्रीय अभिसारी बल की वजह से ये बाहर तो निकल जाती हैं लेकिन शीघ्र ही वापस लौट आती हैं और इन सेल्स के बीच में गिर जाती हैं। अब अगर आप सेल के टेम्परेचर और इन गैसेस के टेम्परेचर को नोटिस करें तो गैसेस का तापमान कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने इतना सफ़र कर लिया। तो जब वो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से एक ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाएगा, दो सेल्स के बीच में ये स्पॉट आ जाएगा और इसी स्पॉट को सन स्पॉट कहा जाता है। बची हुई जो फ्लेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ निकल जाती हैं मैग्नेटिक पोल की तरफ और इसी को मैग्नेटिक आर्क के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये सोलर फ्लेयर्स आगे बढ़ रही हैं
और पृथ्वी के आसपास पहुंच रही हैं तो पृथ्वी का तापमान जो है वो कम है और वायुमंडल काफ़ी सघन है, यानी कि काफ़ी डेंस है। तो कुछ फ्लेयर्स तो टकराएंगी, टकराने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, लेकिन सोलर फ्लेयर्स और अर्थ के वायुमंडल के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, एक घर्षण होगा। और जब घर्षण होगा तो इस घर्षण से एक आवाज पैदा होगी। बार बार हम लोग वही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन क्रिएट्स एनर्जी, घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है। तो ऊर्जा भी पैदा होगी, लेकिन दो चीजों में जब घर्षण होता है तो एक आवाज भी निकलती है। और जब इन फ्लेयर्स का पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण होता है तो आवाज कैसी निकलती है? विसिल के जैसी आवाज निकलती है। इसीलिए इस फ्रिक्शन को विसलर कहा जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सूर्य के संदर्भ में विसलर क्या है, तो एक्सप्लेनेशन जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो वहां पे आपको पहचानना होगा। अच्छा, जब विसलर की प्रतिध्वनि होगी तो ये आवाज बहुत तेज होती है और इस आवाज के कुछ रिजल्ट्स होते हैं। जैसे पहला रिजल्ट इसका आता है सैटेलाइट्स के ऊपर, दूसरा आता है रेडियो वेव्स के ऊपर, तीसरा आता है मैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। कभी कभी आपने देखा होगा, आप टीवी देख रहे हैं और अचानक से पिक्चर चली गई या अचानक से पिक्चर झिलमिलाने लगी। यही सेम प्रोसेस आपने रेडियो एफएम में भी सुना होगा कि कभी रेडियो बज रहा हो, अचानक से खरखराहट की आवाज़ आ गई। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अचानक से कभी कॉल ड्रॉप हो गई, या फ़ोन में जो आवाज़ खरखराती है उसको डिस्ट्रॉन्शन बोलते हैं, अंग्रेजी का टर्म है डिस्ट्रॉन्शन। तो कभी कभी डिस्ट्रॉन्शन पैदा हो जाता है। तो ये क्यों पैदा होता है? ये विसलर्स की वजह से पैदा होता है। इवन इसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है कि कभी कभी कॉकपिट के अंदर बैठा हुआ जो पायलट है वो भी एटीसी से संपर्क नहीं कर पाता है, और कभी कदार, अक्सर नहीं, कभी कदार ये प्लेन क्रैश का कारण भी बन जाता है, क्योंकि एटीसी से सिग्नल नहीं मिलने के कारण जहाज अपना रास्ता भटक जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद में जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो फ्लेयर तो एब्जॉर्ब हो गई, गैसेस रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, और जब वापस आती हैं तो यहाँ पर एक हेलोजोन बन जाता है, और वो हेलोजोन कुछ सफ़ेद रंग का बनता है, और इसी हेलोजोन को कोरोना कहा जाता है। बचपन में आप लोगों ने सूर्य के खूब सारे कार्टून देखे होंगे, और जब छोटे में आपने ड्राइंग बनाई होगी तो उसमें भी देखे होंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सूर्य को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, या इस तरीके से सूर्य को बना के कुछ ऐसा डायग्राम बनाया जाता है। तो ये जो हेलोजोन यहाँ पर बनता है ये लगभग इसी तरीके का बनता है, और ये देखिए स्पाइक्स इसके निकले हुए हैं। तो ये जो स्पाइक्स निकले हैं इसी को कोरोना कहा जाता है। तो ये जो कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 2019 में आया, 2020 में इसने पूरी दुनिया को परेशान किया, फिर 2021 में पूरी दुनिया को परेशान किया सेकेंड वेव ने। तो इसको भी कोरोना इसीलिए कहते थे क्योंकि जब इस वायरस को देखा गया माइक्रोस्कोप से तो पाया गया कि वायरस में स्पाइक्स हैं, इस तरीके के स्पाइक्स हैं। और कोरोना वायरस जो था वो हाथ धोने से, साबुन से धोने से, सैनिटाइजर लगाने से भी नहीं मिटता था। क्यों? क्योंकि उसके जो स्पाइक्स थे वो चिपक जाते थे। कोरोना नाम का कोई एक वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरस हैं। आपको याद होगा जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो क्लास 12th बायोलॉजी की किताब का एक चैप्टर बहुत वायरल हो रहा था जिसमें कोविड की दवा बताई गई थी। उसमें कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक मेडिसिन बताई गई थी, और क्लास 12th बायो की किताब का वो एक पेज था, बहुत वायरल हुआ था वो। तो उस पेज में कोरोना की दवाई बताई गई थी, और ऐसे मीम्स बनाए गए थे, ऐसा फैलाया गया था सोशल मीडिया पे कि हम लोगों ने तो न जाने कब कोरोना की दवाई ढूंढ ली थी, पूरी दुनिया ये वो परेशान है। तो ढूंढ ली थी तो सबसे ज़्यादा क्यों मरे इंडिया में? ठीक है ना। तो कोरोना की दवाई हमने नहीं ढूंढ ली थी। कोरोना एक जनरल वायरस है जिसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो कोरोना इस दुनिया ने फेस किया था उसको कोविड-19 कहते थे। कोरोना वायरस डिजीज 2019 ये उसका फुल फॉर्म था। और उस कोरोना में और बाकी सारे कोरोना में यही डिफरेंस था कि उसमें स्पाइक्स निकले होते थे, और बाकी जो नॉर्मल कोरोना था वो नॉन स्पाइकी था। तो नॉन स्पाइकी तो पैरासीटामोल खाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन स्पाइकी नहीं ठीक हो रहा था, उसमें स्टेरॉइड्स तक लेने पड़ गए थे। जैसे एक दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण ये है कि जो बच्चे 90s के हैं तो उन लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा। उस गेम में एक बॉल आती थी कुछ 5-10 रुपए की, और उस बॉल के ऊपर छोटे छोटे स्पाइक्स निकले होते थे। ये बॉल रबड़ की होती थी, और फिर उस बॉल को पानी में डालिए और थोड़ी देर तक हाथ में ऐसे 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 करते रहिए तो बॉल चिपकने लगती थी। फिर उसको दीवार में फेंक दीजिए, चिपक जाती थी। उसको ग्लू बॉल बोलते थे, चिपकने वाली बॉल बोलते थे। बहुत सारे लोगों ने ऐसी बॉल खेली भी होगी। तो वो बॉल जो थी वो कोरोना का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें स्पाइक्स थे, कहीं पर गई चिपक गई, फिर उसको प्रॉपर छुड़ाना पड़ता था। तो वो चीज़ जो ली गई है वो यहीं से ली गई है। कोरोना सूर्य से संबंधित है,
क्रोमोस्फियर जहाँ पे वो सारे कोरोना पाए जाते हैं, और फिर मैंने आपको बता दिया विस्लर के बारे में। तो सूर्य से रिलेटेड ये एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई। लेकिन जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं सन, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है सन स्पॉट साइकिल। ठीक है, अब ये जो सन स्पॉट साइकिल है ये मैं आपको आज इस टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर ये सूर्य का जो टॉपिक है ये एस्ट्रोनॉमी ना रह के फिर ये क्लाइमेटोलॉजी की तरफ आ जाएगा। तो सन स्पॉट साइकिल मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो वहां पर जाके हम लोग जब इंसोलेशन टॉपिक पढ़ेंगे, सूर्य तप, तो वहां पर जाके हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, उसी में समझेंगे, तब वो टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सूर्य से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स भी हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य क्या है, तो आपका आंसर होगा तारा, सूर्य स्टार है। अच्छा, अगर ऑप्शन में तारा नहीं है तो फिर आप क्या शब्द का यूज करेंगे? तो एस्ट्रोनॉमी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में एक टर्म चलता है आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेलेशियल बॉडी। एवरीथिंग विच इज बीन सीइंग इन द स्काई इज कॉल्ड सेलेशियल बॉडी। आकाशीय पिंड उसे ही तो कहेंगे जो आकाश में स्थित है। आम बोलचाल की भाषा में आकाश, तो आकाश में तो सूर्य भी है, आकाश में चंद्रमा भी है, आकाश में पृथ्वी भी है, आकाश में सारे ग्रह भी हैं, आकाश में आकाशगंगा भी है, आकाश में सुपर क्लस्टर भी है। हर वो चीज जो ब्रह्मांड के आकाश में स्थित है उसे आकाशीय पिंड या सेलेशियल बॉडी कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइए। व्हाट इज सन? ऑप्शन में स्टार नहीं है, तो सन क्या हो जाएगा? सेलेशियल बॉडी। तो क्या अर्थ भी एक सेलेशियल बॉडी है? बिल्कुल। क्या मून भी एक सेलेशियल बॉडी है? बिल्कुल। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एंड्रोमेडा, बिल्कुल है। पोलियरिस एस्टेरिस, सभी सेलेशियल बॉडी है। एंड द साइंटिफिक ऑफ सेलेशियल बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को ही हम लोग खगोलिकी कहते हैं। तो ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन यहां से आपका निकलता है। इसके बाद सूर्य की बनावट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य किन गैसेस से मिलकर के बना हुआ है? तो अब तक आप समझ गए होंगे कि सूर्य की जो आउटर लेयर्स है वो हाइड्रोजन और जो कोर है वो हीलियम से मिलकर के बनी हुई है। सूर्य या सन बिहेव्स लाइक अ फ्यूल, ये बात भी सही है, एक ईंधन के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे कि आप सुनते हैं कि सूर्य समस्त ऊर्जाओं का स्रोत है, वहां से सारी ऊर्जाएं निकल रही। अभी मैंने आपको सूर्य को जल देने वाला कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, मत दीजिए सूर्य को जल, सूर्य को देखिए भी मत। जैसे कई बार होता है ना कि लोग विरोध वाली बात करने लगते हैं, तो हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे विरोध का बड़ा सम्मान है, तो विरोधियों का हमेशा सम्मान करिए, उनकी बात को कम से कम सुनिए। तो कोई कहे हम नहीं देंगे सूर्य को जल। आप अपनी क्लास में धार्मिक बात बता रहे हैं, लोगों को धर्म की तरफ मोड़ रहे हैं, अरे मैं कौन होता हूं धर्म की तरफ मोड़? बिल्कुल मत दीजिए सूर्य को जल। सुबह 11-12 बजे उठिए सो करके, कम से कम जब सूर्य का मेन समय निकल चुका हो, और उसके बाद जब घर से निकलिए तो मोटा कंबल ओढ़ लीजिए, कैप लगा लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, मुंह बांध लीजिए और ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ लीजिए, ताकि सूर्य की किरणें आप तक ना पहुंचे। अब बल्कि मैं तो कहूंगा कि कोशिश करिए कि कमरे से निकलिए ही ना। कब तक? जब तक सूर्यास्त ना हो जाए, और रात को निकलिए, बिल्कुल सूर्य को ना देखिए। तब क्या होगा? डी डेफिशिएंसी, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि धर्म से विज्ञान का जन्म हुआ, विज्ञान से धर्म नहीं पैदा हुआ है। तो जो लोग विरोध करेंगे उनको डी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि इस समय दुनिया में जो मौतें हो रही हैं उनके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण हार्ट अटैक, दूसरा कारण डी डेफिशिएंसी। वो लोग जो सनशाइन जोन में नहीं रहते हैं, आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल में रहते हैं, या ऐसे देशों में रहते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, उनमें डी डेफिशिएंसी पाई जाती है। जिनकी त्वचा का रंग काला है उनमें डी डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो सोलर रेडिएशन है, जो विटामिन डी है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो सबसे आम दवाइयां जो आज आपको डॉक्टर देता है वो विटामिन डी की ही दवाइयां देता है। इंटरनेशनल यूनिट्स में खाओ,
नॉर्मल दवा खाओगे तो 100 mg 200 mg खाओगे, लेकिन डी डेफिशिएंसी खाओगे तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट कम से कम खाना पड़ेगा। किसी में ज़्यादा ही कम है, बिल्कुल हाथ पैर दर्द कर रहा है, ना चला जा रहा ना फिरा जा रहा, चक्कर अक्कर अलग आ रहा है, तो 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन लगता है 1 हफ्ते तक। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि ऐसे धर्म जहां पर आप फ्लॉन्ट नहीं कर सकते, जहां पे आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, डी डेफिशिएंसी पाई जाती है। नाम लेना उचित नहीं है क्लास में, लेकिन डी डेफिशिएंसी कुछ विशेष प्रकार के धर्मों में बहुत पाई जा रही है। तो इसलिए हर धर्म में सूर्य को इसीलिए बहुत महान कहा गया। हमारे यहाँ सूर्य को सूर्य कहा गया, सूरज कहा गया, इस्लाम में इसको शम्स कहा गया, और शम्स का वही महत्व कुरान में बताया गया जो हमारे यहाँ बताया गया है। तो वहां आप देखते हैं ना, बच्चों के नाम होते हैं शमसुद्दीन या शम्स ताहिर खान, एक बड़े रिपोर्टर है, तो इस तरीके से नाम भी रखे जाते हैं। तो ये थी सूर्य की पूरी कहानी। अब आते हैं इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन ये है, हजारों सालों से मनुष्य सूर्य को देख रहा है और देखने के बाद सोच भी रहा है कि इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। जैसे कभी मनुष्य ने मछली को पानी में तैरते हुए देखा और सोचा कि क्या मैं भी मछली की तरह तैर सकता हूं, तो तैरने लगा। भाई जो अर्ली एज मैन थे, जो स्टोन एज के लोग थे, पानी में नहीं तैर पाते थे, कहीं कोई एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने स्विमिंग सीख ली। अच्छा बोले जा हम तैर सकते हैं तो हम तैरा भी सकते हैं, तो पानी का जहाज बना लिया। फिर किसी ने पक्षी को उड़ते देखा, बोले पक्षी तो यार उड़ता है, हम भी उड़ेंगे, उड़ने का प्रयास किया, मारे गए। धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि बिना पंखों के उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्य ने कोशिश तो करी होगी ना बहुत तेज दौड़ने की, फिर एकदम से उड़ने की। आज भी देखिए जो बहुत तेज धावक होते हैं उनको उड़न परी, उड़न खटोला कहा जाता है ना, भारत की उड़न परी पीटी उषा। तो बहुत तेज दौड़ने को तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, तो फ्लाइंग शब्द यूज किया जाता है। तो जब मनुष्य को समझ में आ गया कि बिना पंखों के नहीं उड़ सकते, तो उसने हवाई जहाज बना लिया, हवाई जहाज में बैठ तो सकते हैं। तो मनुष्य की ये जो जिज्ञासाएं हैं, ये उसके आगे बढ़ने का कारण है। जिस दिन जिज्ञासा खत्म, उस दिन आपका आगे बढ़ना खत्म, उस दिन तरक्की खत्म। अब मनुष्य क्या सोच रहा है कि हम सूर्य के जैसा कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या। तो हाल ही में आपने देखा कि चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सूर्य बना लिया। ये जिज्ञासा है, ये पोटेंशियल है, ये पुरुषार्थ है, हम कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन अपना पर्सनल सूर्य बना लेना बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका तो कम्युनिस्ट रूल है। अब चाइना अपना सूर्य बना ले, किम जोंग उन अपना सूर्य बना ले, तो फिर आसमान के झगड़े जमीन में शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ना करके हमको इस बात पे प्रयोग करने चाहिए कि हम सूर्य की ऊर्जा को यूज कैसे करें। तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जाएं हैं उनको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सोलर एनर्जी। इसीलिए जब आप टॉपिक पढ़ते हैं सूर्य, तो इसका जो यूटिलाइजेशन है उसका बेस्ट फॉर्म है सोलर एनर्जी। पीसीएस की परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब आप सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली या किसी चीज का निर्माण करते हैं तो किस पद्धति से करते हैं, क्या होता है उसमें। तो ध्यान रहे, फोटोवोल्टिक सेल्स। हर वो चीज जो सूर्य से संबंधित है उसको मनुष्य आज कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। अब ये देखिए कन्वेक्टिव जोन यहाँ पर है, फोटोस्फीयर यहाँ पर है। तो जब फोटोस्फीयर को हमने स्टडी किया और हमने पाया कि किस तरीके से हीलियम का फ्यूजन हाइड्रोजन में हो रहा है, हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम में हो रहा है, यहाँ पर सेल्स लगे हुए हैं, इससे एनर्जी निकल रही है, तो इसको स्टडी किया गया ना, और इसको स्टडी करके हमने बनाए फोटोवोल्टिक सेल्स। और फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं ये सौर ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगे होते हैं। तो सोलर पैनल किस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो आज हमारे आपके घरों में जो इन्वर्टर लगे होते हैं ये बहुत कॉमन हो गए, आज से 20 साल पहले कॉमन नहीं थे। आज तो आप देखते हैं कि कोई छोटी सी गुमटी भी है, कोई सब्जी की दुकान भी है, तो वो इन्वर्टर का यूज करते हैं लाइट के लिए। तो अब हम लोग जैसे इन्वर्टर का यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करेंगे। अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एकदम कॉमन यूज करेंगे। उसमें यूज बस इतना सा होगा, आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी है एज इट इज रहेगी। आप बैटरी बढ़ा सकते हैं, एक बैटरी आप 2, 4, 6 कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका इन्वर्टर जो बिजली से चार्ज होता है, अब वो बिजली से चार्ज नहीं होगा, वो फोटोवोल्टिक सेल से चार्ज होगा। आपके घर की छत पर पैनल लगा दिया जाएगा, उस पैनल के अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होंगे, सूर्य का प्रकाश आएगा, वो सेल चार्ज होंगे, उससे चार्जिंग आपकी बैटरी लेगी और आपके घर पे बिजली चलेगी। और इतनी बिजली चलेगी कि आप भी यूज कर सकते हैं और उस बिजली को बेच भी सकते हैं। तो जब भी हम लोग सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा हम लोगों ने यूज क्या किया, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा में किया।
और ध्यान रहे जो सौर ऊर्जा है वो नवीनीकृत ऊर्जा है, रीन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो रीन्यूएबल एनर्जी आपके यूपीएससी के लेवल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। रीन्यूएबल एनर्जी या नवीनीकृत ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो रीन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है कार्बन न्यूट्रल एनर्जी को, एक ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो। तो अब आप बताइए कि सूर्य की रोशनी से जब आपके फोटोवोल्टिक सेल्स चार्ज होंगे और आप बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, तो क्या इससे कहीं भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है? नहीं। तो देखिए, दो क्वेश्चन तुरंत बन गए। पहला क्वेश्चन कि रीन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन कार्बन न्यूट्रल एनर्जी क्या होता है। दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है ना। तो रीन्यूएबल एनर्जी भी याद रखिएगा। आज हम लोग जो कन्वेक्शनल एनर्जी यूज कर रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा के साथ संसाधनों का यूज कर रहे हैं, जिसमें कोयला है, जिसमें यूरेनियम है, तो इसके सीमित भंडार हैं, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन सूर्य के प्रकाश के कोई भी सीमित भंडार नहीं है। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है। अब आते हैं इसके तीसरे एप्लीकेशन पे। तीसरा एप्लीकेशन होता है हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े मात्रा में जो गैस है वो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड की बात हो रही है, पृथ्वी की बात नहीं हो रही है। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। लेकिन ब्रह्मांड में है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जब इतने सारे तारे ऑपरेट हो रहे हैं, पूरे यूनिवर्स का एल्गोरिथम चल रहा है, तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हमारे पास हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन ट्रेन हो जाए? बिल्कुल किया जा सकता है, रिसर्च जारी है। जर्मनी दुनिया का पहला देश जिन्होंने हाइड्रोजन कार को टेस्ट कर लिया। चाइना दुनिया का पहला देश जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को चला लिया। लेकिन जरा एक बात बताइए कि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें पहले नंबर पर क्या आता है? क्यों आता है? पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पर हीलियम है, तीसरे नंबर क्या है? चौथे नंबर पर क्या है? इसी तरीके से पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें नंबर पर क्या है? हमारे जीवन की गैस तो आठवें नंबर पर है ना, ऑक्सीजन। सातवें पर क्या है? नाइट्रोजन। छठवें पे क्या है? कार्बन। पहले पे क्या है? हाइड्रोजन। चलिए, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चार बैलून्स के अंदर ये चार गैसेस भर दीजिए और चारों बैलून्स को एक साथ हवा में उड़ा दीजिए। सबसे ऊपर और सबसे तेज कौन सा जाएगा? सबसे ऊपर और सबसे तेज कौन सा जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन एक गर्म गैस है, तो एक सीमा तक पहुंचने के बाद ये बलून फट जाएगा। इसीलिए जो उड़ने वाले बलून होते हैं उनमें हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हीलियम एक ठंडी गैस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हीलियम की गति तेज है, गति तो हाइड्रोजन की तेज है। और आपने शायद कभी सुना पढ़ा भी होगा कि जब हम लोग हवाई जहाज का आविष्कार नहीं कर पाए थे, उस समय हॉट एयर बलून चलते थे। आसमान में मनुष्य ने सबसे पहले कैसे उड़ान भरी? बलून के सहारे भरी थी। हॉट एयर बलून उसको कहते थे। और उसमें कौन सी एयर भरी जाती थी? हाइड्रोजन भरी जाती थी। लेकिन वो क्रैश कर जाते थे, आग लग जाती थी, बहुत सारे हादसे हो जाते थे। तो आज हमने उसी हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया है, और यूटिलाइज करने के बाद ट्रेन और कार हम चला रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही आ रही है। वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जैसे ही इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीड बहुत बढ़ जा रही है। स्पीड को कंट्रोल करने के सारे मेजरमेंट्स चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा कार निर्माता देश जो है वो जर्मनी है। सारी लग्जरी गाड़ियां, सारी इंपॉर्टेंट, जितनी भी दुनिया के टॉप मोस्ट ब्रांड्स आपने कार के सुने हैं, सब जर्मनी के हैं। इसी तरीके से चाइना भी बहुत तेजी से विकसित होता देश है। तो सोचिए, ऐसे देश जब हाइड्रोजन के पोटेंशियल को कम नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? आप लोगों ने तो एक पीएच वैल्यू भी सुनी होगी। तो पीएच वैल्यू में पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हर जगह पोटेंशियल ही तो चलता है। जीरो पीएच किसका है? जीरो पीएच किसका होता है? पीएच वैल्यू जीरो किसकी होती है? पानी का पीएच कितना होता है? पानी का पीएच
7 होता है, यानी कि जल में हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है 7। फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन है ना। 0 pH किसका होता है डिस्टिल वाटर, बैटरी इन्वर्टर में जो पानी डालते हैं उसका 0 pH होता है, ठीक है ना। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहीं ना कहीं काम करता है। हालांकि मेरा काम साइंस पढ़ाना नहीं है, ना ही मैं पढ़ा पाऊंगा, मैं तो ज्योग्राफी पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इस बात के लिए प्रेरित करना चाहूंगा कि जब सूर्य और मनुष्य के संबंधों की बात होती है तो सूर्य ने हमें जीवन दिया, हमें जीवन जीने का तरीका दिया। सूर्य के प्रकाश ने पौधों को फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से नवाजा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और हम लोग इस प्लेनेट के ऊपर सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जितनी भी रिसर्चेस चल रही हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी के ऊपर चल रही हो, चाहे वो कार, इंजन या ट्रेन के ऊपर चल रही हो, इन रिसर्च पेपर को ज़रूर पढ़ा करिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी मिस नहीं किया करिए, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। बार बार ध्यान रहे, बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स। अगर आपको ऐसा लगता है किताबें पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा तो बता दिया ना, मार्केट में अवेलेबल है, जाइए खरीदिए। किताब बेचने वाला आईएएस बन जाना चाहिए सबसे पहले, भरा पड़ा है उसके पास तो किताबों का अंबार। नहीं, उस बुक को डिकोड करना आना चाहिए। एक किताब पे पूरी रिसर्च करनी आपको आनी चाहिए। इसलिए अपने अंदर एक रिसर्चर की प्रवृत्ति को जब तक आप बढ़ावा नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। टॉपिक बहुत छोटा सा पढ़ा सूर्य, लेकिन देखिए उसके एप्लीकेशंस कितने सारे निकाले। तो यही एप्लीकेशंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई सबको। तो इस टॉपिक में अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आज की चर्चा को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। सूर्य टॉपिक ध्यान रहे, हमने एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम लोग जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे इंसोलेशन में इसके कुछ साइंटिफिक वैल्यूज को भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि सन स्पॉट साइकिल। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन, कोई डाउट है तो बताइए।